श्री नारायण बेनीवाल। माननीय सभापति महोदय, आय व्यय अनुमान वर्ष 2021-22 पर वाद विवाद में भाग लेने का आपने अवसर दिया, उसके लिए हार्दिक आभार। अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, कहने को तो राज्य बजट प्रदेश सरकार का एक वर्ष का विजन डॉक्यूमेंट होता है। वित्तीय प्रबंधन कौशल और सूझबूझ से तैयार किया गया बजट राज्य के विकास को सही दिशा दे सकता है, उन्नति के नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं और सच्चे अर्थों में लोक कल्याणकारी जनतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू की जा सकती है। परंतु दुर्भाग्यवश हमारे प्रदेश में ऐसा होता नहीं आया है। चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, बजट के नाम पर आंकड़ों का भ्रमजाल फैलाकर जनता को बहलाना ही इनका लक्ष्य रहता है। इनके चुनावी घोषणा पत्रों की तरह इनके द्वारा प्रस्तुत बजट भी झूठ का पलिंदा ही साबित होता आया है। माननीय सभापति महोदय, साल दर साल प्रस्तुत बजटों में की गई घोषणाओं का लेखा जोखा लिया जाए तो आसानी से स्पष्ट होता है कि सरकारें बजट को मात्र रस्म अदायगी ही मानती है। घोषणाओं योजनाओं की क्रियान्वयन से इन्हें कोई सरोकार नहीं होता है। मैं मेरे नागौर जिले की बात करूं तो पिछले वर्ष अखबार दैनिक भास्कर में अभी 24 फरवरी को बहुत बड़ी खबर लगी है कि पिछली सरकार की 70% योजनाओं के क्रियान्वयन आज तक नहीं हो पाया है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात हमारे लिए हो नहीं सकती। हमारे वित्तीय कुप्रबंधन को दर्शाता है। वित्तीय संसाधनों के बिना बजट घोषणाओं का अंबार लगा दिया जाता है और आय बढ़ाने के लिए कोई ठोस नीति नहीं होती। माननीय सभापति महोदय, इस बजट में राज्य के हर परिवार को हेल्थ इंश्योरेंस देने की घोषणा की गई, लेकिन उचित क्रियान्वित बिना इसका हाल भी पिछली बजट घोषणाओं जैसा ही होने वाला है। 306 बिंदुओं वाले इस बजट भाषण में मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने के नाम पर कई योजनाओं की घोषणा की है। मेरे विधानसभा क्षेत्र पांचोड़ी के अंदर भी नई सीएचसी की घोषणा की, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान में तभी सुदृढ़ हो सकती है जब हम ग्राम स्तर पर स्थापित सब सेंटर से लेकर मेडिकल कॉलेज तक आवश्यकता अनुसार पद सृजित कर उन्हें त्वरित प्रभाव से भरेंगे, क्योंकि जब स्टाफ ही नहीं होगा तो योजनाओं का औचित्य क्या है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मेडिकल प्रोफेसर, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ जिसमें नर्स, कंपाउंडर, लैब टेक्नीशियन सहित सारे संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए, क्योंकि जब तक जॉब सिक्योरिटी और जॉब सेटिस्फैक्शन को केंद्र बिंदु नहीं समझेंगे तब तक किसी भी कर्मचारी की कार्य क्षमता का पूर्ण लाभ हम कभी नहीं ले सकते। सभापति महोदय, सरकार निरोगी राजस्थान की बात कर रही है, पर हम जानते हैं कि राज्य के अस्पताल तो खुद गंभीर रूप से बीमार हैं। कोरोना महामारी के बिना भी राज्य की जनता चिकित्सा दुरावस्थाओं से तरस रही है। अस्पताल कुप्रबंधन के शिकार हैं। इस बजट में सरकार ने अगले 3 वर्षों में 25 नए नर्सिंग महाविद्यालयों की घोषणा बिना वित्तीय प्रावधान के कर दी। समुचित वित्तीय प्रबंधन, संसाधनों और प्रशिक्षित स्टाफ के अभाव में राइट टू हेल्थ बिल, राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जैसी बातें केवल कागजी ही नहीं रह जाए, ये बहुत बड़ी आशंका है। आपके माध्यम से मैं नागौर जिले और मेरे विधानसभा क्षेत्र खींवसर की चिकित्सा क्षेत्र संबंधी प्रमुख मांगों को प्रस्तुत करना चाहता हूं। जोधपुर नागौर के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर आए दिन सड़क दुर्घटना होती रहती है। घायल मरीजों को तत्काल राहत मिले, इसलिए खींवसर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर स्थापित किया जाए। संकवास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाए। यह क्षेत्र की सबसे पुरानी सेक्टर पीएससी है। राज्य राजमार्ग संख्या 63 पर स्थित संकवास के आसपास 1 दर्जन से अधिक गांवों को इससे लाभ मिलेगा। इसी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में 2013 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी पांचला सिद्धा, जो जसनाथ दास संप्रदाय का बहुत बड़ा स्थल भी है, वहां एक सीएचसी की घोषणा की, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उसके बाद लगातार एक सरकार भी बदल गई और उसके बाद मुख्यमंत्री जी वापिस सूबे के मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन आज तक उस सीएचसी को मापदंड के अनुसार चालू नहीं किया गया। मैं खींवसर विधानसभा क्षेत्र में खरनाल, जनाना, शीलगांव और करुणों के उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत किए जाने की मांग भी आपके माध्यम से करूंगा। खींवसर विधानसभा क्षेत्र में हम एक तरफ निरोगी राजस्थान की कल्पना कर रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति तक सारी चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज तक प्रत्येक विधानसभा में चाहे पक्ष के विधायक हों चाहे विपक्ष के विधायक हों, सरकारें आती जाती रहेगी, लेकिन हम सबका एक ध्येय होना चाहिए कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ कैसे मिले। आज भी
इस प्रदेश के अंदर सैकड़ों हजारों ऐसे सब सेंटर है जो भवन रहित हैं, जहां आज एएनएम जीएनएम की नियुक्तियां तो कर दी, लेकिन उनको कहीं ना कहीं किराए के मकान में गांव में रहना पड़ता है। तो मैं आपके माध्यम से ये भी निवेदन करूंगा कि भवन रहित उप स्वास्थ्य केंद्र हेतु भवन निर्माण के लिए बजट जारी किया जाए। नागौर शहर की यदि बात करें तो जिला मुख्यालय पर शहर के मध्य में स्थित पुराने जिला अस्पताल के भवन में सैटेलाइट अस्पताल अथवा शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर का अस्पताल स्वीकृत किया जाए। रात्रिकालीन आपात स्थिति में, क्योंकि नागौर में जो नया जेएलएन हॉस्पिटल बनाया गया वो नागौर से 5 किलोमीटर दूर है, तो रात्रिकालीन ऐसी इमरजेंसी के अंदर शहर वासियों को बहुत बड़ी तकलीफ होती है। नागौर स्थित राजकीय जेएलएन चिकित्सालय में सभी रिक्त पदों को तुरंत प्रभाव से भरा जाए, क्योंकि रिक्त पदों के कारण मरीजों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस चिकित्सालय में लिफ्ट की व्यवस्था नहीं है। माननीय सभापति महोदय, ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है मुझे, हृदय रोग से संबंधित सारे जो विभाग हैं वो जेएलएन में ऊपर की मंजिल पे बनाए गए। पिछले वर्ष की बात है, हमारे सभापति महोदय को जब हार्ट अटैक आया तो सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर गए और उनकी अकाल मृत्यु हो गई। तो मैं ये भी निवेदन आपके माध्यम से करूंगा कि जेएलएन हॉस्पिटल के अंदर तुरंत प्रभाव से लिफ्ट की व्यवस्था भी की जाए। काफी समय से लंबित इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड का गठन भी जल्दी करके इस पद्धति को भी सुचारू रूप से चलाएं, ताकि संस्थानों में अध्ययन करे डॉक्टर्स, अन्य कार्मिकों के साथ ही आमजन को इसका लाभ मिल सके। स्वास्थ्य सेवाओं में तो आयुर्वेद पद्धति में प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पर पंचकर्म सेंटर होना चाहिए। उक्त दोनों पद्धतियां कोरोना काल में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुई है। माननीय सभापति महोदय, इसी सरकार ने 19-20 के बजट में 1000 करोड़ के किसान कल्याण कोष की घोषणा की थी। 1 लाख युवाओं को 1-1 लाख रुपए स्वरोजगार हेतु देने की घोषणा की थी। महिला सशक्तिकरण के लिए भी कोष बनाना था। गोवन संरक्षण हेतु जिला स्तर पर नंदीशाला बनाने की योजना की घोषणा भाजपा सरकार के आखिरी बजट में भी थी। इस सरकार ने 19-20 और 20-21 के बजट में उसे दोहराते हुए विस्तृत कर दिया और पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला खोलने की घोषणा कर दी। और माननीय सभापति महोदय, आज पंचायत समिति स्तर की एक भी नंदीशाला नहीं है। आधे से कम जिलों में अब तक मात्र नंदीशालाओं की स्थापना की गई है। इन योजनाओं के लिए धन जुटाने हेतु शराब और रजिस्ट्री पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रावधान तो सरकारों द्वारा किया जाता है, लेकिन योजनाएं वित्तीय कुप्रबंधन की बलि चढ़ जाती है। सभापति महोदय, जब तक कृषि, पशुपालन और घरेलू कुटीर छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों को समुचित महत्व और संरक्षण नहीं दिया जाएगा, तब तक स्वस्थ, सुखी, विकसित राजस्थान के निर्माण का सपना सच होना असंभव लगता है। जनता ये उम्मीद कर रही थी कि कोरोना काल में बड़ी बेरोजगारी तथा चौपट हुए व्यवसाय को पटरी पर लाने के लिए सरकार कोई ना कोई बड़ा रोड मैप देगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये लोक लुभावन बजट धरातल पर कैसे उतरेगा, ये बात समझ से परे। केवल घोषणाओं का अंबार लगाने से प्रदेश की जनता का भला होने वाला नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी हर बजट भाषण में महात्मा गांधी जी का जिक्र करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़े सम्मानित व्यक्तित्व हैं, परंतु ये परवाह नहीं करते कि बापूजी के नाम पर किए वादे पूरे हुए कि नहीं हुए। 10 दिनों में संपूर्ण कर्ज माफी करने के वादे का क्या हुआ? आज आम किसान 10 दिन में संपूर्ण ऋण माफी की उम्मीद लगाए बैठा था। चाहे सरकारें किसी की बने और विपक्ष में कोई बैठे, आज केंद्र सरकार जो तीनों कृषि कानूनों को जो बिल लेके आई है, उसके अंदर हम सब दलीय राजनीति से ऊपर उठ के हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसे कृषि कानूनों की खिलाफत हम सबको मिलकर करनी चाहिए, ताकि किसान बचेगा। यदि इस कृषि प्रधान देश में किसान नहीं बचेगा तो विकसित देश की कल्पना करना बेमानी है। सभापति महोदय, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और बढ़ते अपराध से राजस्थान की जनता चिंतित है। बजट के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की जनता को जो सपने दिखाए हैं, उनको आप कब तक पूरा कर लेंगे? बजट पर बहस का जब जवाब देते हो सदन को अवश्य बताएं। ये भी बताएं कि पूर्व बजटों में जो घोषणा की उनके द्वारा सदन में की गई है, उनमें से कितनी घोषणाएं अब तक पूरी नहीं हो पाई और इसका क्या कारण है, और उसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है। क्योंकि ये सही बात है कि सदन कम चलता है, साल के अंदर मुश्किल से 1 महीना सदन चलता है, और उसके अंदर भी जैसी आज की जो दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई, आज बजट जैसा महत्वपूर्ण दिन था और उसके अंदर जो घटना हुई, मैं चूंकि नया जो पहली बार यहाँ चुन के आया हूँ और ये बात कहना मेरे लिए शायद ठीक भी है कि नहीं है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से, नैतिक रूप से ये बात कहता हूँ कि आज की घटना जो है, क्योंकि प्रदेश का आम व्यक्ति नजरों से हर व्यक्ति अपने आंखों में ये सपना लिए बैठा है कि हमारा जनप्रतिनिधि बजट भाषण के अंदर, बजट चर्चा के अंदर भाग लेने गया है और कोई ना कोई ऐसी घोषणा हमारे तक पहुंचेगी, ऐसी वो कामना कर रहा था। लेकिन आज की जो घटना हुई वो भी दुखद है।
किसानों को बिजली पानी ऋण माफी तथा बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और रोजगार देने के नाम पर ठगने वाली इन सरकारों का ये बजट भी इनके चुनावी घोषणा पत्र की तरह झूठ का पुलिंदा ही होता आया है। आज से आज तक जिनकी भी सरकारें रही है, लोगों ने जो बड़े बड़े वादे किए, झूठे चुनावी वादे करके कर्ज में डूबे किसान की फसल टिड्डी चट कर गई। अस्पतालों में मरीज बिना इलाज के मर रहे हैं। चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से नाकाम है। बेरोजगार युवा भर्तियों से दुखी है। कई भर्तियां अटकी पड़ी है, कई भर्तियों के अंदर पेपर आउट हो जाते हैं। इन पे भी कोई ठोस नीति की मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा। सड़कों पर दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है और सरकार केवल सड़क सुरक्षा सप्ताह के बैनर पोस्टर लिए अखबारों में खबरें छपवाती है। पिछले बजट में जन आधार योजना के नाम पर एक और ढकोसला कर दिया गया। पहले की योजनाएं जब कागजी कार्रवाई और अफसरशाही में उलझी पड़ी है तो फिर तथाकथित कृषक कल्याण कोष का लाभ भी किसानों को कैसे मिलता। किसान सम्मान निधि योजना के लिए संपूर्ण डेटा केंद्र सरकार को उपलब्ध नहीं करवाकर सरकारों ने और अधिकारियों ने इस योजना का समुचित लाभ से भी कई किसानों को वंचित रखा। सरकार छोटा मोटा ऋण माफ करके श्रेय बटोर रही है। किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी के बिना उनका भला नहीं हो सकता। सरकार की तानाशाही से आज किसानों को अल्पकालीन ऋण भी मिलना बंद हो गया है। मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्री जी से भी मांग करूंगा कि ओवर ड्यू के नाम से जो पोर्टल पे जो है वो बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया अधिकतर किसानों को। तो ऐसा कोई व्यवस्था की जाए ताकि कभी जीवन में कोई न कोई कारण से यदि कोई ओवर ड्यू किसी का रह गया है तो उस कृषक को भी अल्पकालीन सहकारी ऋण मिले और उसका पोर्टल पे वापस नाम कहीं ना कहीं उस लोग से हटे। आज माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में सड़कों की बात करें तो सड़कों के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ देने की जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, ये घोषणा वास्तव में स्वागत योग्य है। लेकिन मैं इसमें आपके माध्यम से मांग करूंगा कि इसको बढ़ा के और ज्यादा किया जाएगा, क्योंकि पिछले 2-3 साल के अंदर सड़कों का जो नेटवर्क पूरे राजस्थान में, क्योंकि जो इधर बैठे हैं वो लोग मेरी बात से जरूर सहमत तो हैं, लेकिन कई बार एक सरकारों का एक सिस्टम भी रहा है कि खुल के हम बजट पे बोल नहीं सकते। बाकी 5 किलोमीटर की जगह यदि 25 किलोमीटर सड़क, प्रत्येक 5 करोड़ की जगह यदि 15 या 20 करोड़ का प्रावधान प्रत्येक विधानसभा में होता तो इससे आम व्यक्ति को बहुत बड़ा लाभ हो सकता था। मैं आपके माध्यम से जो DMFT योजना, जिसके अंदर सिर्फ सिलिकोसिस पे ही बहुत बड़ा बजट सरकारें खर्च कर रही है, वहाँ का जो स्ट्रक्चर, जो आधारभूत ढांचा जो है, सड़कें वहाँ बिखर गई क्योंकि ओवरलोडेड व्हीकल ज़्यादा चलते हैं। तो DMFT के अंदर सड़कों का अलग से प्रावधान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जहाँ खनन प्रभावित क्षेत्र है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, उनके अंदर DMFT में अलग से कोई योजना की घोषणा सरकार करे। इसके अलावा मेरे क्षेत्र में चाउंडिया से माडपुरा, शिवपुरा से बेड़ और माणकपुर से लालाब तक DMFT से CC रोडों का निर्माण करके, क्योंकि खनन प्रभावित क्षेत्र हैं और बड़े ओवरलोडेड वाहन यहाँ चलते हैं, मैं मांग करूंगा आपके माध्यम से। इसके अलावा पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थलों को लिए भी सड़कों का प्रावधान प्रत्येक विधानसभा के स्तर पर करने की मैं मांग करूंगा। माननीय सभापति महोदय, विद्यालय शिक्षा महत्वपूर्ण है, पर महाविद्यालय शिक्षा व्यक्ति को आजीविका के लिए तैयार कर सकती है। कॉलेज शिक्षा सुधार में प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर पाठ्यक्रम शामिल हो। सरकार ने महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की बजाय कौशल विकास योजनाओं का एक ढोंग रच RSLDC, कौशल विश्वविद्यालय, स्किल डेवलपमेंट के नाम पर करोड़ों के व्यारे नारे किए हैं। हर साल 10,000 हजारों लाखों विद्यार्थियों की ट्रेनिंग देने की योजना पहले की तरह लाल फीताशाही की भेंट चढ़ गई। इस बजट में अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूल खोलने की घोषणा लोक लुभावनी है। पूर्व में खोले गए ऐसे विद्यालयों के नाम पर मौजूदा विद्यालयों को परिवर्तित किया गया। इससे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को परेशानी हुई और अभिभावकों एवं विद्यार्थियों ने इसका विरोध भी किया। सरकार को यदि ये योजना लागू ही करनी है तो नए स्टाफ और नए भवन के साथ करनी चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम को सच्चे अर्थों में लागू किया जाना जरूरी है। पिछले 7 वर्षों में जिन विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया अथवा नए संकाय खोले गए, उनमें अब तक अनेक पद नहीं भरे गए। यहाँ तक कि हिंदी और अंग्रेजी शिक्षकों के पद तो सृजित ही नहीं किए गए ताकि रिक्त पदों की संख्या नहीं बढ़े। ये छलावा नहीं तो और क्या है। विज्ञान संकाय वाले विद्यालयों में लैब्स की उचित व्यवस्था नहीं हो रही है। कृषि स्कूलों की क्रमोन्नति व कृषि संकायों को बड़े स्तर पर खोलने की मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा। पुस्तकालयों के हालात खराब हैं। कंप्यूटर शिक्षकों के कैडर निर्माण की घोषणा तो कर दी, परंतु भर्ती का कोई अता पता ही नहीं है। इसके अलावा माननीय सभापति महोदय, राजस्थान जैसे प्रांत में राजस्थानी भाषा को संवैधानिक भाषा का दर्जा देने की बहुत बड़ी आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है और स्थानीय युवाओं को हर भर्ती के अंदर उनका परसेंटेज फिक्स हो कि कम से कम 80% लोग स्थानीय लोगों को रोजगार मिले ताकि राजस्थान
अभी जो सही पटरी पे चल रहा है ये कहीं गलत ट्रैक पे नहीं चला जाए, ये मैं मांग आपके माध्यम से करूंगा। माननीय सभापति महोदय, मैं ऊर्जा मंत्री जी भी यहाँ विराजमान है। विद्युत क्षेत्र की बात करें तो सेग्रीगेशन के नाम पर खिंवसर क्षेत्र के किसानों को बड़ी तादाद में परेशान किया जा रहा है। वीसीआर और अधिक बिल आने का मामला, प्रत्येक किसान इसको लेकर चिंतित है। अब नए कनेक्शन पर 500 की बजाय 100 मीटर का जो है उसके अंदर एक राइडर लगा दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रति मीटर 100 रुपए चार्ज लगने पर किसानों के कनेक्शन बहुत महंगा पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी से मांग करूंगा कि एक तरफ तो आप प्रत्येक व्यक्ति तक बिजली पहुंचाने की बात कर रहे हैं, अब आपने सेग्रीगेशन के नाम पे ये कर दिया कि सड़क मार्ग पे ही ट्रांसफार्मर लगेगा, तो कई तो घर जो है 2-2 किलोमीटर दूर हो गए। तो मैं इसमें आपसे ये मांग करना चाहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति को वापिस उस सेग्रीगेशन, आप सेग्रीगेशन कीजिए, यदि आपको अच्छा लगे, आपको अच्छी फीडबैक यदि अधिकारियों ने दी है तो उसके अंदर कीजिए, लेकिन किसी आम व्यक्ति को उससे परेशानी नहीं हो, हर व्यक्ति को 24 घंटे निर्बाध बिजली मिले। इसके अलावा बूंद बूंद सिंचाई की सुविधा वाले खेतों में ज्यादा समय बिजली की आवश्यकता होती है, जबकि 3-4 घंटे ही बिजली मुश्किल से मिल रही है। बूंद बूंद कृषि कनेक्शनों के नियमितीकरण की मांग लंबे समय से किसान संगठन भी करते हैं। सरकारें जहां भी जिसकी भी हो, पिछली बार जो स्पेशल कैटेगरी के अंदर जो विद्युत कनेक्शन दिए गए, उन सब कृषि कनेक्शनों का नियमितीकरण साधारण श्रेणी में करके, जिनको 1 साल का समय हो गया बूंद बूंद वाले, उनको आप उसके अंदर किया जावे। इसके अलावा सामान्य श्रेणी में किया जावे। इसके अलावा मेरी मांग है कि खिंवसर विधानसभा के दातीणा और बिल्लोका में 132 केवी के 2 नए जेएसएस बनाए जाएं। इसी प्रकार शिवपुरा, भोमासर, सोवों की ढाणी, हनुमान सागर, पाबू सागर, जसनाथपुरा और सियागों की ढाणी में 33-11 केवी के जेएसएस बनाए जाएं। ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत संसाधनों और लाइनों की देखरेख में ठेकेदार द्वारा अप्रशिक्षित व्यक्तियों को लगाए जाने से कई कार्मिक जान गंवा चुके हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, चूंकि ऊर्जा मंत्री जी यहाँ बैठे हैं और आज मुझे बोलने का मौका मिला है। मैं कह रहा हूं फोर्ट एफआरटी और ये जो जीएसएसओ को चलाने का जो ठेका आपने जो दे रखा है, इसके अंदर पूरा का पूरा अनियमितताएं बरती जा रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा इसके सही मापदंड पे, हम ये चाहते हैं कि सही व्यवस्थाएं चले, हम किसी पे आरोप भी लगाना नहीं चाहते, लेकिन शासन प्रशासन में बैठे व्यक्ति की ये नैतिक जिम्मेदारी भी है कि वो विपक्ष के हर जो विधायक हैं यहाँ, उनकी बात को ढंग से सुने। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। बाकी सेग्रीगेशन और एफआरटी और जो जीएसएस चलाने का जो ठेका जो संचालन रख रखाव का दिया है, उनके अंदर बहुत बड़ी अनियमितताएं हो रही है, उनकी भी जांच कराएं। इसके अलावा जो बजट घोषणा में 1000 रुपए की सब्सिडी मीटर वाले उपभोक्ताओं किसानों को देने की बात कही है, मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र में तो अधिकतर किसान फ्लैट रेट पे बिजली का उपयोग कर रहे हैं, तो फ्लैट रेट वाले किसानों को भी इस श्रेणी में लाके और बिलों के अंदर ही उनको दी जाए। पिछली बार सरकार ने खातों के अंदर सब्सिडी की बात कही थी, अब कई लोगों ने चेंज कर लिए, कई ने किसी के नाम से चल रहा था फिर ट्रांसफर करा लिए, तो ये सब चीजें कई बार नहीं हो पाता, उसका उचित जो मिलना चाहिए जिसको लाभ उसको नहीं मिल पाता। तो आप बिजली बिलों के अंदर ही इसकी छूट देने का प्रावधान करने का मैं निवेदन आपके माध्यम से करूंगा। कृषकों एवं पशुपालनों के कल्याण और पशु स्वास्थ्य रक्षा के लिए वेटरनरी उप केंद्रों को उच्चीकृत केंद्रों में क्रमोन्नत करें और जहां पर पशु नस्ल सुधार और संरक्षण के तरीकों को भी सही से लागू करें। नागौरी बेल पूरे भारत में प्रसिद्ध है, परंतु आजकल बेलों की उम्र को लेकर रोक लगने से लोगों का मोह भंग हो गया है। नागौर के पशु मेले पर खतरा मंडरा रहा है। इस बार नागौर पशु मेले में नाम मात्र के पशु आए हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये मांग करूंगा कि इस मामले में जो हाईकोर्ट ने जो 3 वर्ष से कम बछड़ों के परिवहन पर जो रोक लगाई है, उसमें सरकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर एसएलपी दायर की जानी चाहिए ताकि आम किसान को लाभ मिले और मेले जो है वो वापस अपने मूल स्वरूप में लौटे। क्योंकि मेला जो है हमारे उधर के इलाके का मेला जो है वो बिल्कुल एक हर व्यक्ति जो किसान है, जो पशुपालक है, उसके लिए सबसे बड़ी खेती वही होती थी। तो इसके अंदर संवेदनशील होके और एसएलपी दायर करने की मैं मांग आपसे करूंगा। कृषि विभाग की तरफ से खोले जाने वाले कस्टम हायरिंग सेंटर सहकारिता विभाग के अंतर्गत कार्यरत समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों के द्वारा खोले जाने चाहिए ताकि सही तरीके से संचालन हो सके और आम किसान को लाभ मिल सके। कृषि विभाग की तरफ से किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी नाम मात्र की मिल रही है। नागौर जिले में सिर्फ 150-200 लोगों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी गई इतने बड़े जिले में। तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये
मांग जरूर करूंगा कि सिर्फ अखबार में छपने से किसान उन्नत नहीं होगा। यदि आपको किसान को वास्तव में ईमानदारी से हम सबका प्रयास है कि किसानों की हालत सुधरे, तो इसके अंदर कोई ऐसी सरलीकृत योजना लागू की जाए कि प्रत्येक किसान को इसका लाभ मिले। माननीय सभापति महोदय, हम हमेशा शहीदों के मान सम्मान की बात करते हैं, परंतु पिछले बजट सत्र में मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब मिला कि 1962 और 71 में जो जवान शहीद हुए उनके परिजनों को आज तक भी न्यायोचित लाभ और सम्मान नहीं मिला है। किसी प्रकरण में अनुकंपा नियुक्ति लंबित है तो किसी में जमीन नहीं मिली, किसी के विद्यालय नामकरण की फाइलें भी लंबित पड़ी है। मैं मांग करता हूं कि मेरे द्वारा पूछे गए उक्त प्रश्न में लंबित प्रकरणों का तुरंत निस्तारण हो और उसके लिए कौन व्यक्ति, कौन अधिकारी जिम्मेदार है। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ भी यदि हमने कार्रवाई नहीं की तो शहीदों के प्रति हमारे सम्मान उसके अंदर कहीं कमी आएगी। माननीय सभापति महोदय, श्रम विभाग में संचालित सभी योजनाओं में सही तरीके से मॉनिटरिंग होनी चाहिए। श्रम विभाग और श्रमिक के बीच बिचौलिए काम करते हैं, इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ये विभाग एजेंटों का अड्डा बन गया है। रसद विभाग में खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रत्येक 12 माह बाद सर्वे करवा के वंचित लोगों को जोड़ना और हटाना चाहिए, क्योंकि ये ध्यान में आया है कि कई वर्षों से समृद्ध लोग इसका लाभ उठा रहे हैं और कमजोर वर्ग के लोग इससे वंचित होते आ रहे हैं। समाज कल्याण के अंतर्गत प्रत्येक जिले में ओबीसी के छात्रावास संचालित होने चाहिए। वर्तमान में चल रही योजनाओं पर कड़ी मॉनिटरिंग और विभागीय कर्मचारी रिश्वत लेकर छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं में घोटाले कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मैं मांग आपके माध्यम से करूंगा। मुख्यमंत्री जी ने बजट में आगामी 2 वर्षों में 50,000 सरकारी नौकरी देने की बात कही है। गरीब किसान के बच्चे पढ़ाई जैसे तैसे अभाव में गुजरते हुए भी कर लेते हैं। जब सरकार की बारी उन्हें नौकरी देने की आती है तो अधिकारियों और अन्य जिम्मेदारों और अन्य लोगों के गैर जिम्मेदाराना रवैया के कारण भर्तियां आधार में लटक जाती है, कोर्ट में मामले बन जाते हैं। बेरोजगारों को मजबूरी में मोटी फीस पर वकील करने पड़ते हैं। पेपर लीक, परीक्षाओं में नकल, पेपर्स की गलतियां, भर्ती नियमों का उलझावा होना आदि अनेक कारणों से नौकरी समय पर नहीं मिल पाती। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि इसके अंदर पूरा भर्ती का पूरा कैलेंडर भी बने और ऐसे जो भर्तियां जो कोर्ट में चली गई उसके अंदर जब आपने नियम बनाई या जब विज्ञप्ति जारी की तो ऐसे पॉइंट कौन से रहे जिसके कारण लोगों को ये मौका मिला और कौन अधिकारियों की इसके अंदर यदि कहीं संदेह की भूमिका लगती है तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मैं आपके माध्यम से समाप्त करें। माननीय सदस्य, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का हाल भी आरपीएससी की तरह हो गया है। अनेक भर्तियां लंबित है। पहले बेरोजगारों को भर्ती निकलवाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, फिर भर्तियां कोर्ट में लंबित हो जाती है, पेपर आउट हो जाते हैं, समय पर परिणाम नहीं आते और कई बार तो कार्यरत अध्यक्ष और सदस्य भी बड़े जो अखबारों के माध्यम से सब लोगों ने देखा, तो इसके अंदर भी कोई ठोस कार्यवाही की मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा। माननीय सभापति महोदय, कृपया समाप्त करें। सर 2 मिनट समाप्त करें महोदय, 2 मिनट। आज इतना बोलने का मौका मिला। समाप्त करें। घर घर नल कनेक्शन योजना के धरातल पर लागू होने से पहले तक जनता जल योजना, पीएचईडी और अन्य ठेका व्यवस्थाओं के द्वारा गांव में पेयजल की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। गांव में कमेटियां बना दिए, अध्यक्ष भी हैं, पर ना तो वित्त है और ना वित्तीय अधिकार। मेरी मांग है कि इन्हें समुचित बजट दिया जाना चाहिए। जनता जल योजनाओं के अंदर उन लोगों को, कार्मिकों को परमानेंट करने की नीति भी सरकार लेके आए, ये मैं मांग करूंगा। माननीय सभापति महोदय, खनन प्रक्रिया के दौरान श्रमिकों के स्वास्थ्य हितों और सुरक्षा का ध्यान ही नहीं है। राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 में नया कुछ नहीं था। डीएमएफटी का अधिकांश बजट सिलिकोसिस पर खर्च हो रहा है। इस बारे में ठोस और ईमानदारी पूर्वक योजना की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि खनन पे कोई ठोस नीति बने, क्योंकि एलओआई जारी हो गए, कई खानों को 1-1, 2-2, 3-3 साल हो गए, वो सैंक्शन हो गई, लेकिन इसी के नाम पे वो लोग खनन का कार्य नहीं कर सकते। इसी और अन्य विभागों के एनओसी के कारण ऐसे बहुत से प्रकरण लंबित पड़े। तो मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा इस समाप्त करें। इसके अलावा नागौर जिले के पर्यटन स्थलों को जोड़ने हेतु नई पर्यटन सर्किट विकसित किए जाने चाहिए। नागौर में पंचायती राज शोध संस्थान, खींवसर में डाक बंगला और तेजाजी, जाम्बोजी, जसनाथ जी के पेनोरमाओं को टूरिस्ट कनेक्टिविटी के हिसाब से जोड़ने की मांग मैं आपके माध्यम से करूंगा। नागौर की हैंड टूल उद्योग को प्रोत्साहन, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा, मेथी मंडी की स्थापना, फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना, इन सब की व्यवस्थाओं की मांग मैं आपके माध्यम से करूंगा। अंत में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट भाषण के अंत में जो शेर लिखा कि निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। माननीय सभापति महोदय, इसकी बजाय मुख्यमंत्री जी यहाँ ये शेर लिखते कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और हमारी किस्त इसलिए बच गई कि वहाँ पानी कम था।
इसके साथ ही मैं गणेश जी को आपको उपराम। धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद।